हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे एग्जाम एनालिसिस, यानी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न की बात करेंगे। साथ में ही हम उन प्रश्नों की भी बात करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सेशन को लास्ट तक जरूर सभी साथियों को देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4-5 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या है, आपको लास्ट तक सेशन को जरूर देख लेना है। जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो आपके सामने हैं। पहला प्रश्न था आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह का प्रश्न था। तो आपका हो जाता है, आपका 16 सितंबर को हो जाता है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न आया था आपका, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो यही प्रश्न बन जाता है कि किस दिन इस गैस का रिसाव हुआ था। आपका हुआ था 2 से 3 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 से 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहाँ पर हुआ था, तो भोपाल में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में क्या है, 40 टन से ज़्यादा MIC गैस क्या हो गई थी, लीक हो गई थी। ठीक है, इस गैस के रिसाव के कारण, किसके कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी इसे बोलते हैं MIC गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में से MIC गैस भी बोल देते हैं, तो आपको याद रखना। ठीक है, इस गैस के रिसाव के कारण क्या हो गया था, तो यह घटना हुई थी। ठीक है, कौन सी वाली, भोपाल गैस त्रासदी, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, डेट याद रखना, हो सकता है आपसे डेट पूछी जा सकती है, सन पूछी जा सकती है, किस सन में हुई थी, शहर पूछा जा सकता है, किस शहर में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस का प्रतिशत अधिक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो वायुमंडल में हमारा किस गैस का सर्वाधिक प्रतिशत हो जाता है, आपका नाइट्रोजन गैस का सर्वाधिक प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, इसको आपको यहाँ अच्छे से ध्यान रखना है। यही हम बात कर लेते हैं, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत किस प्रकार है, कौन सी गैस कितनी की है। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपकी कितनी हो जाती है, 78% नाइट्रोजन हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ऑक्सीजन जो इसका अधिकार कितना है आपका, ऑक्सीजन का 21% अधिकार हो जाता है। ठीक है, प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है। देखो, दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर के 99% ये अपना अधिकार किसमें, वायुमंडल पर रखते हैं। ये प्रश्न भी आपका पहले एमपी में पूछा गया था, हो सकता है आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही हम बात कर लेते हैं आर्गन की, तो 0.93 हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो 0.04% हो जाती है। ठीक है, इन सभी को आपको क्या है, अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको आगे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वह आपसे क्या पूछ रहा है, प्रदूषण से संबंधित कोई ना कोई गैस पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको कौन सी भी गैस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो क्या है, मैंने प्रदूषण से संबंधित एक क्लास करवाई है, उसमें सारी गैसेस भी मैंने करवाई हुई है, तो आपको क्लास अच्छे से जा करके एक बार को देख लेना। ठीक है, यही आपका प्रश्न आया था, अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया प्रश्न है। तो MS स्वामीनाथन है, कौन है, MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल से। ठीक है, देखो 1966 से 67 के दौरान, ठीक है, दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, तो 1966 और 67 के दौरान हुई थी। ठीक है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तब खाद्य मंत्री हमारे कौन थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना। ठीक है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री आपके उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना अच्छे से, हो सकता है कनेक्ट करके आपसे यहाँ से प्रश्न डाल देता है। ठीक है, देखो दुनिया में हरित क्रांति के जनक की बात कर लेते हैं। अब देखो, भारत की बात करते हैं तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। ठीक है, यदि विश्व लेवल की बात करेगा तो विश्व लेवल पर कौन हो जाते हैं, जनक कौन हो जाते हैं इसके, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, इस तरह के प्रश्न आपको क्या है, अच्छे से याद ही रख लेना है। और ये नॉर्मल प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे साथियों जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं, इसको भी आपको याद रखना। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के वैज्ञानिक हैं, थे कृषि वैज्ञानिक थे, आपके अमेरिका के हो जाते हैं। ठीक है, देखो एग्जामिनर का कुछ पता नहीं कहाँ से प्रश्न उठा के किस तरह से तोड़ मोड़ के आपके सामने रख देगा। ठीक है, उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हरित क्रांति के संबंध में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह आपका दिया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग को। कब दिया गया था, 1970 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 से 6 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको इनसे
अच्छे से पढ़ करके समझ लेना है और ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बना है तो हो सकता है आगे भी आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है अगला, देखो चंद्रयान के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया था। चंद्रयान के बारे में बात प्रश्न आया था, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या है। तो आपको क्या करना है, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों को अच्छे से पढ़ करके जाना है एग्जाम में, ठीक है, जिन भी साथियों का आगे एग्जाम होने वाला, ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था, ठीक है। ये पूरी लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो डेट पूछ सकता है आपसे, कब इसे लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3M द्वारा लॉन्च किया था, ठीक है। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। लॉन्च किया था चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, ठीक है। ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया है और पहले भी एग्जाम में शायद पूछा गया था, ठीक है। तो 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में लैंडर, जो आपका लैंडर है ना, उसका नाम क्या था, तो लैंडर का नाम आपका रोवर हो जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपका बन सकता है। जो चंद्रयान 2 है इसके लैंडर का नाम क्या था, तो रोवर था, ठीक है। 6 सितंबर 2019 को इसे कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर उतारने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, कब हो गया था, तो 6 सितंबर 2019 को हो गया था, ठीक है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस यानी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आने वाला हूं। प्रश्नों को भी जानेंगे, साथ में हम अन्य प्रश्नों को भी जानेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है, विद डिटेल से जानेंगे, ठीक है साथियों। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्पेशली मैं आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपके MP टेट के लिए, ठीक है। तो कौन सी बीमारी से संबंधित एक प्रश्न था आपका, शुष्क मिट्टी से संबंधित भी एक प्रश्न था, कुछ करके पूछा था उसमें, पौधों में पानी के परिवहन का कार्य कौन करता है, इस तरह का भी प्रश्न आपको एक देखने को वहाँ पर मिला था, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आंखों से संबंधित बीमारी आपकी कौन कौन सी है। देखो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपका रतौंधी रोग होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस आपकी हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। आंखों की से जुड़ी समस्या हो सकती हैं, जैसे आंखों से जुड़ी समस्या आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ग्लूकोमा पूछा जा सकता है। ग्लूकोमा किससे संबंधित बीमारी है, तो आपकी आंखों से संबंधित बीमारी हो जाती है, ठीक है। मोतियाबिंद भी आपकी आंखों से संबंधित बीमारी हो जाती है। ट्रोकोमा भी आपकी आंखों से संबंधित बीमारी हो जाती है। एम्बिलियोपिया, ठीक है, एम्बिलियोपिया भी आपकी क्या है, आंखों से संबंधित बीमारी हो जाती है, ठीक है साथियों। इसकी PDF आप सभी को कहाँ मिलेगी, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसकी PDF लेने के लिए आपको लास्ट तक जुड़े रहना, ठीक है। पौधों में पानी के परिवहन का कार्य कौन करता है, देखो जल का परिवहन, पानी यानी जल होता है, ठीक है। तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। तो याद रखेंगे जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम, ऐसे याद रख सकते हो आप, जाइलम, ठीक है। जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम, ठीक है। और जो भोजन होता है, तो भोजन का कौन करता है, भोजन खाते हैं, भोजन, तो भोजन में हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, तो फ्लोयम हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, फ्लोयम, ऐसे आप इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक है साथी, फ्लोयम है। तो हम बात कर लेते हैं पौधों में जल का परिवहन आपका जाइलम करता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये विशेष रूप से ऊतक के जरिए से होता है, ठीक है, जो ऊतक होते हैं उसके जरिए होता है, ठीक है। पौधों में भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोयम करता है आपका, इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। फ्लोयम पौधों में भोजन के भंडारण में संवाहनी ऊतक है। इन सारी चीज़ों का आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा है तो हो सकता है अगली शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ लो, ठीक है। किसी भी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे साथियों, अभी तक आपके खेलों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो जिन भी साथियों का हमारा नेक्स्ट आगे की डेट में पेपर है, उन्हें क्या करना है, खेलों से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। खेलों से संबंधित जितने भी आपके वो हो जाते हैं खिलाड़ी हैं, उपनाम हैं, और प्रथम खिलाड़ी कौन कौन से हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हो जाता है, इन सारी चीज़ों को याद रख लेना। मैंने सब चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पर करवाई हुई हैं, आपको क्या करना है, जाकर के देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, टॉपिक बाई प्ले लिस्ट में आपको जाकर के देखना है, वहाँ पर आपको स्पोर्ट की 2 से 3 क्लासेस मिल जाएंगे, वहाँ पर मैंने आपको सब डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है। आप
आपको स्पोर्ट के 2 प्रश्न कम से कम पूछे जाएंगे, तो 2 प्रश्न कंप्लीट करने के लिए आपको उन क्लासेस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय जैविक कृषि के बारे में कोई प्रश्न आया था, ठीक है, कि किस देश में राष्ट्रीय कृषि जैविक की जाती है, ऐसे कुछ करके प्रश्न था साथियों। अच्छे से सही प्रश्न नहीं पता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, राष्ट्रीय जैविक कृषि, तो सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक कृषि राज्य है, ठीक है। प्रश्न यदि आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जैविक खेती में रासायनिक खाद कीटनाशक हार्मोन्स जैसे संश्लेषित आदानों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या करते हैं, नहीं करते। कौन कौन सी, रासायनिक खाद हो गया, कीटनाशक हो गया, हार्मोन्स और संश्लेषित आदानों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जैविक खेती से क्या फायदा है, इससे क्या है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और कृषक की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। जैविक खेती से उत्पादन में लागत कम लगती है। जब हम जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं तो लागत क्या है, आपकी कम हो जाती है और कृषकों को ज़्यादा फायदा होता है, यानी आय ज़्यादा मिलती है। तो अभी तक साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आपके पास एनसीईआरटी की कक्षा 8 यानी कक्षा 8 की बुक है तो उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना। वहाँ से आपको क्या है, कृषि से संबंधित जो भी पूछा जाएगा वहीं से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कृषि से संबंधित या रोगों से संबंधित जो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं तो आपके क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको आपको अच्छे से पढ़ देना है, ठीक है। आगे के 4-5 टॉपिक हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, विद डिटेल्स में दी गई, ठीक है। आपको 1 या 2-3 घंटे लगेंगे, आपको क्या है जल्दी जल्दी से उसे क्या है एक बार से रिवाइज कर लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले। वहाँ से आपको 5 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो, ग्रीन हाउस गैसों से आपका सब प्रश्न पूछा ही गया था, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ठीक है। पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, दोनों शिफ्ट में पेपर में यह प्रश्न आया था, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हो जाती है आपकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, मीथेन हो जाती है, ठीक है। देखो, कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन आपके इस तरह के होते हैं तो आपको सभी मतलब एक जैसे लगते हैं, कौन सा लगाएं, तो वो प्रश्न ज़्यादातर क्या है, गलत होते हैं। उन्हें आपको डरना नहीं, उन्हें क्या करना है, जो भी आपका सही उत्तर होता है उसे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना, ठीक है। आगे जाकर आपको जब आंसर की में करेक्शन किया जाता है तब आपको उस प्रश्न का सही से उत्तर मिल जाता है, यानी 1 नंबर उसका बाद में मिलता है, ठीक है। उस समय तो नहीं मिलेगा क्योंकि आंसर की यदि गलत सेट हो जाती है, जब जो भी आंसर की सेट करते हैं मान लो गलत सेट हो गई तो उस समय आपको उस प्रश्न का नंबर नहीं मिलता, ठीक है। जब आंसर की दोबारा से चेक होती है ना आपकी, तब वो आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके क्या है, नॉर्मलाइजेशन होता है ना, जब आपका नंबर बढ़ के आते हैं, ठीक है। तो नंबर बढ़ने का कारण क्या है, यही कारण है कि जब आप एग्जाम में होते हो और प्रश्न करके आते हो, वहाँ पर क्या है, आंसर की में गलत क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है तो वहाँ पर आपका 1 नंबर कट जाता है। बाद में जब आंसर की दोबारा से चेक होती है तो आपका 1 नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके नंबर घटते बढ़ते हैं। तो जिन साथियों का भी ऐसा लग रहा है 1 नंबर 2 नंबर से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उन्हें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब भी आपका आंसर की आती है ना, तो जब करेक्शन होता है इसके अंदर तो आपके नंबर वहाँ पर बढ़ करके आते हैं, ठीक है साथियों। तो आपको बताना, नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। जल वाष्प भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जल वाष्प आपका ग्रीन हाउस हो जाता है, ध्यान रखेंगे ग्रीन हाउस गैसें हैं ये। ओजोन आपकी हो जाती है और साथ में आपकी CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है, ठीक है। इन 5 को आपको अच्छे से याद रखना, 6 हैं साथ ही अच्छे से याद रखना, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, इन्हें अच्छे से याद रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, ओजोन है और CFC है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को आगे भी मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शीत जलवायु से संबंधित प्रश्न था आपका, यहाँ से भी आपको आगे प्रश्न हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। लेकिन देशों के अलग अलग हिस्सों में जलवायु का अलग अलग है, ठीक है। जो हमारा देश है उसमें हमारा एक जैसी मानसून नहीं है, ठीक है। जैसे आपका जैसे हिमालय वाला क्षेत्र हो जाता है तो वहाँ पर कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है, समशीतोष्ण, ठीक है। समशीतोष्ण जलवायु है आपकी कहाँ पर, हिमालय वाले पर्वतीय क्षेत्र में आपकी हो जाती है, ठीक है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे मानसूनी कारक हैं जो क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। कुछ हवाएं हो जाती हैं, जैसे हिमालय पर्वत है वो भी आपका क्या है, जलवायु को प्रभावित करता है। पश्चिमी विक्षोभन है ये भी आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, ठीक है। ऑप्शन में ये डाल करके पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, ऐसे करके आपको प्रश्न आ सकता है। तो इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं पूछेगा तो इन में से आपको दिए गए होंगे, एक नहीं दिया गया होगा तो वह आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको क्या है, अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनको आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, याद कर लेना है एक बार से, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो।
यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा गया था कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ये मैंने आपको डिटेल से करवाए हुए हैं, सारे प्रश्न डिटेल से करवाए हैं। यदि आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और चेक करोगे जाकर के क्लासेस में, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपका वन महोत्सव होता है, ये कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलता है आपका, इसे भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। वन महोत्सव, ठीक है। पहली बार विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? देखो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, एक चीज आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ। देखो विश्व पर्यावरण दिवस से आपको एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हो सकता है विश्व पर्यावरण दिवस आप पहली बार कब मनाया गया था, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे एग्जाम में ये प्रश्न ना आया हो, ठीक है। तो पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था, ठीक है। याद रख लेंगे 5 जून 1973 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे साथियों, अच्छे से इसे याद रख लेना, ठीक है। 5 जून तो सबको याद होगा, 1973 को और याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्लीट होने वाला है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखो आपदा से आपका एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो चेरनोबिल जो आपदा है, परमाणु आपदा, कहाँ पर हुई थी, आपको ये बताओ। चलो तो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसा हुआ था ना, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? यूक्रेन में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था? 26 अप्रैल और 1986 को हुआ था, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यह यूक्रेन में हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये यूक्रेन का संयंत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हादसा हुआ था, ठीक है साथियों, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हादसे में प्लांट में 40 लोग की मौत हुई थी और रेडिएशन की चपेट में आए 50 लाख लोग, ठीक है। इसकी जो रेडिएशन थी इसकी वजह से 50 लाख लोग घायल यानी परेशान हो गए थे, ठीक है। घायल हो गए थे, सॉरी साथियों, परेशान नहीं, अब घायल भी होंगे तो परेशान भी होंगे। चले आगे, तो यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु आपदा से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपका प्रश्न पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी वाला पूछा गया था, तो मैंने ये वाला प्रश्न आपको यहाँ पर करवा दिया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की, जैसे विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आगे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे अच्छे से, सभी साथियों को याद रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है आपका? तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी, स्वीडन में हुई थी, ठीक है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन सी हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6.5 के बीच होता है, ठीक है, या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है, ठीक है। लगभग है, सभी साथियों को क्या करना है, एग्जाम में अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे देना है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, ये रहा खरीफ की फसल कब बोई जाती है। ये यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न आया था, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न आया था, तो हो सकता है रबी की फसल पूछ ले आपसे, ठीक है। तो हम डिटेल में इन फसलों को जान लेते हैं, ठीक है। देखो रबी की फसल याद करने का तरीका है, रबी की फसल, तो रबी की फसल में रबी में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, ठीक है। आप बोलोगे 2 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर का कौन सा शब्द है? गेहूं है, ठीक है। तो गेहूं है आपका 2 शब्द का शब्द, 2 अक्षर का शब्द है, ठीक है, गेहूं। और रबी भी कितने हैं? 2। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, गेहूं, ट्रिक हो गई आपके लिए, गेहूं, ठीक है। गेहूं के साथ में क्या है? चना, ठीक है, 2 अक्षर का ये भी है चना, इसको भी याद रखेंगे। गेहूं चना के साथ में कौन कौन सी फसलें आपकी बोई जाती हैं, ठीक है। आप सभी को इतना तो पता ही होगा गेहूं के साथ में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जैसे चना हो गया आपका, ठीक है, जौ हो गई, मटर हो गई, सरसों होगी, अलसी होगी, ये सारी चीज़ें क्या है, गेहूं के साथ ही बोई जाती हैं, ठीक है। तो यह आपका फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल आपकी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे अक्टूबर से दिसंबर, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिया गया है साथियों, इसे ध्यान रखेंगे और आएगा ही आएगा यहाँ से प्रश्न, क्योंकि पूछा भी गया है और ये भी पूछा ही जाएगा, ठीक है। रबी की फसल की कटाई अप्रैल से जून के बीच में की जाती है, ठीक है। और रबी की प्रमुख फसलें आपको मैंने बताई दी, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं खरीफ की फसल, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। खरीफ की फसलें आमतौर पर जून से जुलाई की बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर
के आखिरी हफ्ते से काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अक्टूबर तक इसकी कटाई होती है, ठीक है। जैसे खरीफ में कितने अक्षर हैं आप सब बताओगे सर? 3 है, ठीक है। तो 3 अक्षर का शब्द कौन सा है? चावल आपका। तो चावल के साथ कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? चावल है, जैसे बाजरा हो जाएगा, ठीक है, बाजरा। चावल के साथ में क्या बोलते हैं? बाजरा है, जैसे चावला। चावल के यानी धान, ठीक है, चावल को धान भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे साथी, ठीक है। कुछ साथी जो हमारे ऐसे होंगे जो धान नहीं जानते होंगे तो धान चावल से ही बोलते हैं, ठीक है। तो चावल धान हो गया आपका, मक्का हो गई, ठीक है, मक्का के साथ में बाजरा बोलते हैं हम, बाजरा हो गया आपका, ठीक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्वार हो जाती है, सोयाबीन हो जाती है, अरंडी हो जाती है, कपास हो जाता है, गन्ना हो जाता है, हल्दी हो जाती है, आदि चीज़ें आपकी क्या है, ये खरीफ की फसलें हो जाती है, ठीक है। यानी जो आपकी कब बोलती हैं? खरीफ की फसलें जून से जुलाई यानी वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है, बरसात के समय में बोई जाती हैं, ठीक है। यह शीत ऋतु में बोई जाती हैं यानी सर्दियों में बोई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हरित क्रांति से संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा गया था साथी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अन्य प्रश्न भी मैं लेकर आया हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे था? आपको खाद्यान्न उत्पादन से था। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच में हुई थी, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मल वो लोग हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। देखो साथी, मैंने आपको संभावित सारे प्रश्न यहाँ पर मैं करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे क्या है आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो सेशन को बस लाइक कर देना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है साथियों। अगला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, कौन थे? जैसे प्रश्न आ सकता है, एक कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गेहूं की फसल पर पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गेहूँ और चावल, चावल को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में चावल भी हो सकता है आपका, तो चावल आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो गेहूँ और चावल, ठीक है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, गेहूं और चावल हो सकता है आपका, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? श्वेत क्रांति का संबंध आपका हो जाता है दुग्ध उत्पादन से हो जाता है, ठीक है। एक क्लास में मैंने सभी क्रांति आपको करवाई हुई है, उनसे संबंधित व्यक्ति भी करवाए हुए हैं, ठीक है। आपको वो क्लास आपको क्या है यूट्यूब पे मिल जाएगी हमारे पे। थोड़ा सा ही आप मेहनत करोगे हमारे चैनल पे तो आपको तुरंत से मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं करवाई हैं अभी, रिसेंटली आपको क्या है 6 से 7 क्लास करवाई हुई है रिसेंटली, ठीक है। उन क्लासेस को आपको अच्छे से देख लेना है। वहाँ से आपको क्या है कम से कम प्रत्येक 10 क्लासों में आपको प्रत्येक सेट में 10 नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं डेली, ठीक है। तो आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं? मात्र 6 से 7 क्लासों में प्रति सेट में आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ। यदि किसी साथी ने हमारी क्लासेस को देखा हो और एग्जाम दे के आया हो भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कितने प्रश्न आपको हमारी क्लास से डायरेक्ट मिले हैं, ठीक है। और इस क्लास से आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं, वो जो साथी यदि आप एग्जाम देकर आते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके जरूर बता देता है। जिससे क्या है अन्य लोगों का क्या है भरोसा बढ़ जाता है और वो क्या है क्लासेस को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो श्वेत क्रांति जिससे क्या है उनका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो श्वेत क्रांति के जनक आपको कौन हो जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं श्वेत क्रांति से, ठीक है। श्वेत क्रांति से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन आपके कौन कौन से हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको अच्छे से इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन से संबंधित आपका प्रश्न आपका आ सकता है। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला हो जाता है आपका जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है आपका जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस है ये आपकी क्या है जीवाश्म ईंधन है। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि जीवाश्म ईंधन नहीं है तो आपको नहीं बता देना होगा, उसमें से ये ऑप्शन आपके होंगे, ठीक है। ऑप्शन में ये दिए गए होंगे, उसमें एक नहीं दिया गया होगा, ठीक है, वो आपको बता देना है, ठीक है। बायोडीजल प्राप्त होता है तो जेट्रोफा, ठीक है, किससे प्राप्त होता है? जेट्रोफा से प्राप्त होता है, यानी रतन ज्योति से प्राप्त होता है, ठीक है। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? जब प्रश्न आपको आएगा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, देखो मीथेन से आपको 1 नंबर का प्रश्न 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मीथेन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाता है आपका? मीथेन हो जाती है, ठीक है। मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ पर होता है? तो धान का खेत हो गया आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धान के खेत से क्या है मीथेन गैस निकलती है, और दलदल वाले स्थान से, ठीक है, जहाँ पर कीचड़ होता है आपका, कीचड़ वाला स्थान होता है, वहाँ से क्या है आपका ये मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। और जुगाली करने वाली पशुओं का जो मुंह किससे निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH4 होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। साथियों सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके PDF बना करके लाया हूँ, आपको एक लाइक जरूर कर देना है, ठीक है साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखो
यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो अभी नहीं, आगे वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन आपके कौन कौन से जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, भूतापी ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, ठीक है, और आपका हो जाता है, ये साथी गलत लिखा है, इसे हटाओ, जल विद्युत ऊर्जा हो जाता है, ठीक है। तो आपका कौन कौन से नवीकरण ऊर्जा के संसाधन हो गए, ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है और जल विद्युत ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है। नंबर अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है। इससे जिससे ये कोयले को हम क्या है ज़्यादा उपयोग करेंगे तो यहाँ एक समय में ऐसा आएगा कि कोयले खत्म हो जाएगा, ठीक है। डीजल है, डीजल पेट्रोल का हम अधिक उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोल का उपयोग करेंगे तो ये भी क्या है, एक समय ऐसा आएगा हमारे ये संसाधन कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक गैसें भी आपकी क्या है, खत्म हो सकती हैं, ठीक है। ये सी एक जैसी हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाते हैं, ठीक है। और नवीकरणीय आपके कौन कौन से हैं, तो नवीकरणों को भी, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, अनवीकरणीय भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखिए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, डीजल है, कोयला है, ये कैसे हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। देखिए पहले के समय से हम इन चीज़ों का सारे का उपयोग करते चले आ रहे हैं। अभी नए समय में हमने किन चीज़ों का उपयोग करना सीखा है, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना हमने अभी सीखा है, पवन ऊर्जा का उपयोग करना अभी सीखा है, ठीक है, और भूतापी ऊर्जा का उपयोग करना भी अभी हमने सीखा है, बायोगैस का भी। ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, ये पुराने हैं, इन्हें हम परंपरागत भी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है, याद रखेंगे, परंपरागत भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न में आपसे आ सकता है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से आपके, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैसें हैं आपका, जैसे जो ओपले होते हैं आपके, जो गोबर से बनाए जाते हैं वो भी आपका हो जाता है, ठीक है। उसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर उससे भी पूछ सकता है, वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो कुछ ग्रहों से प्रश्न भी आपके पूछे गए थे, आपको गैनीमेड किसका है, तो गैनीमेड से आपका प्रश्न आया था, तो मैंने आपके लिए ये इस तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हूँ, ठीक है। तो नीला ग्रह कैसे कहते हैं, नीला ग्रह आपका पृथ्वी हो जाता है। नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछे ही जा रहे हैं साथियों, तो हो सकता है इनमें से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो नीला ग्रह आपका पृथ्वी हो जाता है, ठीक है। लाल ग्रह आपका मंगल हो जाता है, ठीक है। पीला ग्रह कौन सा हो जाता है, तो शनि आपका पीला ग्रह हो जाता है। छल्ले वाला ग्रह आपका शनि हो जाता है। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस हो जाता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण हो जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा, वरुण है। जीवाश्म ग्रह आपका चंद्रमा हो जाता है, ठीक है, जीवाश्म ग्रह, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का मात्र एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न और देखने को मिल सकता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, पृथ्वी और सूर्य के बीच, ठीक है। पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, इसके बीच में कौन आ जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण होता है हमारा कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आएगा, आपका चंद्रमा। चंद्रमा जब बीच में होता है तो कौन सा ग्रहण हो जाता है, आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, इसे याद रखेंगे। यदि चंद्रमा आपका यहाँ पर है, कौन है, चंद्रमा, ठीक है, और सूर्य, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि पृथ्वी आएगी, कौन आएगी, पृथ्वी। देखो पृथ्वी बीच में आएगी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कौन सा ग्रहण पड़ेगा, तो चंद्र ग्रहण आपका हो जाएगा, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। यदि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी और बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इससे क्या है, सूर्य का हिस्सा जो होता है दिख नहीं पाता, ठीक है, छिप जाता है। किस वजह से छिप जाता है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया, ठीक है। पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखने वाले इंसान को यहाँ का हिस्सा दिखेगा नहीं, जब हिस्सा दिखेगा नहीं तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है साथियों, अच्छे से समझ में आया हुआ। जैसे पृथ्वी से देखने वाला व्यक्ति यदि सूर्य को देखता है तो यहाँ से ऐसे देखेगा, ठीक है, तो देखेगा बीच में कौन है, चंद्रमा है, बीच में चंद्रमा है, तो चंद्रमा की छाया किस पर पड़ेगी, सूर्य पे पड़ेगी, तो सूर्य हमारा दिखेगा नहीं, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। यदि चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण पर क्या होता है, बीच में क्या है आपका, पृथ्वी है, पृथ्वी से देखने पर क्या चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। जैसे चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी का आ जाना, ठीक है। चंद्रमा के बीच में कौन आता है, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे क्या है, जो चंद्र ग्रहण पड़ता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है ना चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बीच में आपकी कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकरा जाता है और चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो इसका हिस्सा है कटा हुआ दिखाई देता है जो चंद्र ग्रहण पड़ता है, ठीक है। ऐसे आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से।
अपसौर और उपसौर की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। उपसौर, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, ठीक है। अप को बोलेंगे अधिकतम, ठीक है। अप यानी अधिक, ध्यान रखेंगे इसको, अप यानी अधिक, ठीक है। अप यानी अधिक, अधिकतम दूरी की घटना होती है 4 जुलाई को, ठीक है, याद रखेंगे। उपसौर, उप माने होता है कम, ठीक है, कम। उप माने कम, अप माने अधिक, ठीक है। अप माने ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखें तो अप यानी ऊपर जाते हैं, ठीक है। अप ऊपर जाएंगे तो अधिक, उप माने कम, ठीक है, कम, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसे ध्यान रखने के लिए मैं बता देता हूँ उपसौर, ठीक है। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसकी घटना होती है 3 जनवरी को, ठीक है। ये 4 जुलाई को होती है, 3 जनवरी को होती है। ये प्रश्न दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछे ही जाए, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं गैसों की, ठीक है। जैसे सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाता है, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इन चारों को आपको अच्छे से क्या है एक बार से याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि पहले भी पूछा गया है यहाँ से प्रश्न और आगे आने की भी संभावना है, ठीक है। जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, 2022 में आपका एग्जाम हुआ था एमपी टेट में, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो आगे भी आने की संभावना है साथियों, ने आपको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो साथियों, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरह से मैं एग्जाम तक वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्व करेंगे। तो साथियों, और प्रश्न हैं, ये 2 प्रश्न और आए थे आपके, क्षममंडल से संबंधित प्रश्न था, आपकी वनों की कटाई से संबंधित प्रश्न भी थे आपके, इनको भी आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।